चैप्टर का नाम है, न्यू चैप्टर अपना कौन सा है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम शुरू करने से पहले एक बार ना तुमको कुछ बेसिक्स चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली चीज आनी चाहिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो तुमको पता है उसमें एक रिएक्टेंट होते हैं और क्या होता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? किसको बोलते हो रिएक्टेंट, किसको बोलते हैं प्रोडक्ट? जैसे अगर मैं बोलता हूं C+O2 से बनता है CO2, एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट, तो रिएक्टेंट किसको बोलोगे, क्यों बोलोगे? जो लेफ्ट साइड है वो रिएक्टेंट, राइट साइड है प्रोडक्ट। अब लेफ्ट राइट नहीं, मैं प्रैक्टिकल करने बैठ गया, उसमें लेफ्ट राइट तो होना नहीं है ना। जो रिएक्शन की स्टार्ट से पहले है वो सारा रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद में जो मिल रहा है वो सारा क्या है? प्रोडक्ट। सही है? अच्छा, मैं अगर ऐसा कहूं कि रिएक्शन जो है, अच्छा रिएक्शन के लिए टाइम जो है कौन डिसाइड कर रहा है? तुम डिसाइड कर रहे हो कि रिएक्शन स्टार्ट अब से भी है, टाइम t = 0 है। सही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्शन कुछ अमाउंट में वापस भी जावे। जैसे अगर तुम कहते हो कि H2 और O2 से क्या बनता है? H2O। ठीक है, क्या H2O से वापस H2 और O2 नहीं बनते? बनते हैं ना, बन सकते हैं। तो इस टाइम रिएक्टेंट कौन है? जब यहां से यहां जाऊंगा तब H2 और O2, और वहां से आऊंगा तब रिएक्टेंट कौन होगा? H2O। क्या बात समझ में आ रही है? वही उसी रिएक्शन को देखो, मैं इसको है ना वापस, हाँ ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखो H2O जो है वो ब्रेक हो रहा है 2H2 और O2 में। ठीक है, H2O ब्रेक हो रहा है किसमें? 2H2 और O2 में। अब हुआ क्या यहां पे? इसको बोलूंगा रिएक्टेंट, इसको बोलूंगा प्रोडक्ट। मान लो ये रिएक्शन नहीं हो कि मैं ये रिएक्शन करा रहा होता हूं, तो उस टाइम पानी को क्या बोलूंगा? रिएक्टेंट। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या बोलूंगा? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कुछ नहीं, केमिकल्स है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? केमिकल्स है। और जो क्या मेरे को बता रहे हैं, पहले था या बाद में है, इतना ही है। और एक चीज सुनो, एक लाइन बोल रहा हूं तुमको, होता है रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। रिवर्सिबल मतलब समझ रहे हो कि तुम्हारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो वापिस किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट में। ठीक है, ठीक है। रिएक्शन हमेशा कुछ अमाउंट में क्या हो सकती है? रिवर्सिबल। रिएक्शन कुछ अमाउंट में क्या हो सकती है अपने पास? रिवर्सिबल। और अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो मान लो तुमने इसके, ये मान लो ये रिवर्सिबल है, C+O2 से क्या बन रहा है? CO2। रिवर्सिबल है तो ये और ये, मान लो तुमने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए थे, इसके भी कितने लिए थे? 100। एंड में ये कितने मिलने चाहिए? समझ रहे हो? एक कार्बन एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? एक CO2। एंड में ये कितने मिलने चाहिए? 100। लेकिन एक्चुअल में ये कितने मिलते हैं? 90। मान लो कितने मिल रहे हैं? 90। अगर ये 90 मिल रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल किसके बचे होंगे? C और O2 के। सही है? 10 किसके बचे होंगे? C और O2 के। अच्छा, वो एक लाइन है ना, मैंने गलत बोली यहाँ, एक मिसकंसेप्शन बहुत खराब है यहाँ पे। मैंने क्या बोला? C और O2 के 10 बच्चे होंगे, ये गलत है, ये लाइन गलत बोली है मैंने। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है, C और O2 के 10 बच्चे नहीं होंगे, C और O2 10 बने होंगे वापस। ये सही है। रिएक्शन कुछ अमाउंट में क्या है? रिवर्सिबल है। ओके, हाँ, रिएक्शन हमेशा कुछ अमाउंट में क्या होती है? रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल होती है अगर एक स्टेट आती है, उसके बाद रिएक्शन अपन को, रिएक्शन हो गई, रिएक्शन खत्म हो गई। कभी भी रिएक्शन खत्म नहीं होती है। एक और लाइन में चेंज कर रहा हूं आज, अपन अभी आज से कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि रिएक्शन ओवर हो गई है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। कभी भी तुमको ये नहीं कहना है कि रिएक्शन खत्म हो गई। तुमको सारे प्रोडक्ट मिल गए हैं तो तुम ऐसा नहीं कहोगे रिएक्शन खत्म हो गई है, तुम कहोगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है। क्या हो गया है? इक्विलिब्रियम में आ गई। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या चीज है ऐसी। ओके, CO2 वाली करती है। ठीक है, C+O2 से CO2, इसके 100 मॉलिक्यूल लिए मान लो, इसके भी 100 मॉलिक्यूल लिए। तुमको जब रिएक्शन एंड हो जाएगी, तुमको लग रहा है अब रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो तुम क्या कहोगे? CO2 कितने मिलनी चाहिए? 100। बट एक्चुअल में तुम काउंट करोगे ना, वो 100 नहीं होंगे, 90, 95 इतने होंगे। वो एक्चुअल में 100 नहीं होंगे, 90 या 95 होंगे। फिर तुम कहोगे 5, फिर क्या है? तुम कहोगे 5 ये बच गए होंगे। पर ये अपन कह रहे हैं 5 ये बच गए होंगे, ये गलत स्टेटमेंट है।
इसको सही करना है तो क्या होंगे, 5 ये वापिस बन रहे हैं लगातार, 5 ये लगातार क्या बन रहे हैं, वापिस बन रहे हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक बीकर में रिएक्शन हो रही है, देखना थोड़ा अब समझ में आना शुरू होगा, पहले समझ नहीं आया होगा। देखो 100 कार्बन के एटम है मान लो, ठीक है, और ऑक्सीजन के अपने पास कितने हैं, 100 है मान लो, और उससे बनता क्या जा रहा है अंदर, CO2। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिले क्या बनता जा रहा है, CO2। एक दो टर्म और समझो, ये जो C+O2 से CO2 बन रहा है इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, C+O2 से CO2 बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। और CO2 से वापस क्या बन रहा है, C और O2, उसको क्या बोलेंगे। क्या ये दो वर्ड समझ में आ गए, अब सब समझ में आ जाएगा। क्या दो वर्ड समझ में आए, फॉरवर्ड रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसको अपन ने शुरू से स्टार्ट किया है। तो C+O2 से CO2 बन रहा है इसको क्या बोलूंगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। बाकी सारी चीज भूल जाओ, अभी दो चीजें याद रखो। और वापिस CO2 से C+O2 से बन रहा है वो उसको क्या बोलूंगा, बैकवर्ड रिएक्शन। अब एक और चीज समझोगे आज, रेट ऑफ रिएक्शन। दो बीकर ले रहा हूं, ठीक है, एक में अपने पास है 100 कार्बन 100 ऑक्सीजन, जो पहला वाला बीकर है। एक में अपने पास है 10,000 कार्बन और 10,000 ऑक्सीजन, ठीक है। 10 सेकंड बाद चेक किया, कितने सेकंड, 10 सेकंड के बाद। 10 सेकंड के बाद CO2 के मॉलिक्यूल्स कहां ज्यादा मिलेंगे, ए में या बी में। क्या क्वेश्चन समझ में आया, वापिस सुनो एक बार, सारे जग जाओ, सो गए, हेलो। 100 कार्बन 100 ऑक्सीजन है एक में, और दूसरे में क्या है 10,000 कार्बन और 10,000 ऑक्सीजन, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूं कि 10 सेकंड के बाद CO2 ज्यादा कहां मिलेगी, 100 वाले में, सेकंड वाले में। इसको समझने से पहले ये बेसिक लगा दो कि रिएक्शन होती कैसे है। कार्बन पड़े कोयला, ठीक है, ऑक्सीजन आके उससे टकराया, ठीक है, उससे क्या बन गया, CO2। जितने ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन टकराएंगे उतनी ज्यादा क्या बनेगी, CO2। ज्यादा कोलिजन्स कहां हो रहे होंगे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये इसमें कोलिजन्स ज्यादा नहीं हो रहे होंगे, और जितने ज्यादा कोलिजन्स उतना ज्यादा प्रोडक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहां ज्यादा होगी, समझ में आ रही सबको बात। यहां पे 100 में से 10 सेकंड के अंदर 10 CO2 मिल रहे होंगे, वहां 10,000 में से 100 CO2 मिल गए होंगे 10 सेकंड के अंदर, और या उससे भी ज्यादा। क्या ये बात समझ में आ रही है। और ये तो सिंपल मैथ्स है अपने पास। यहां भिड़ने वाले लोग क्या है, ज्यादा, तो प्रोडक्ट भी क्या मिलेंगे, ज्यादा। यहां भिड़ने वाले लोग क्या है, कम, तो प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, कम, स्लो मिलेगा, ऐसा कह सकता हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहां ज्यादा होगी, बी वाले पार्ट में। तो एक चीज समझ में आ रही, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किसके ऊपर करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये बात समझ में आई। रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा। क्या ये बात क्लियर। अभी रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। अब सुनना, ये पहला पार्ट क्लियर। अब दूसरा पार्ट, 100 कार्बन 100 ऑक्सीजन। सबसे पहले रिएक्शन शुरू भी होगी, ठीक है। सबसे पहले कौन सी शुरू होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। बैकवर्ड क्या शुरू होगी, पहले पहले सेकंडों के अंदर, क्योंकि बैकवर्ड का CO2 का एक भी मॉलिक्यूल है ही नहीं, CO2 का मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो बैकवर्ड वाली रिएक्शन होगी भी नहीं। सही है। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड। अगर मैं टाइम इक्वल टू 0 सेकंड में देखूंगा तो फॉरवर्ड वाली रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होगी, सही है। और टाइम अगर मैं देखता हूं 10 सेकंड के बाद, 100 कार्बन 100 ऑक्सीजन थे, 10 सेकंड के बाद कितने कार्बन बचेंगे, 10 CO2 बन गए मान लो, कितने बचेंगे, 90 कार्बन होंगे और 90 क्या होंगे, ऑक्सीजन। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना। सबसे पहले 0 सेकंड पे जो रिएक्शन की रेट थी, क्या 10 सेकंड के बाद भी रिएक्शन की रेट उतनी होगी या ज्यादा होगी या कम होगी, वापिस बताना। सबसे पहले 0 सेकंड पे जो रिएक्शन की रेट थी कि 1 सेकंड में इतने सारे बन गए, ठीक है ना। 10 सेकंड के बाद रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा होगी। कैसे, पहले 100 कार्बन 100 ऑक्सीजन थे, उनको इमेजिन कर 100 कार्बन मतलब रेड कलर के कुछ आदमी हैं, ठीक है। 100 ऑक्सीजन मतलब 90
सॉरी 100 पर्पल कलर के कुछ आदमी है, अब रेड और पर्पल भिड़ेंगे इस बीकर के अंदर, ठीक है ना, तो 100 भिड़ रहे हैं, तो कॉलिजन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। 10 सेकंड के बाद कितने भिड़ रहे हैं, 90, और 90 भिड़ने के साथ 10 CO2 भी बीच में कहीं घुस रहे हैं, सही है, तो कॉलिजन्स क्या हो जाएंगे, कम। मैं अगर 100 सेकंड के बाद बात करूंगा, 100 सेकंड के बाद बात करूंगा, तो 100 सेकंड के बाद देखो ये बेचारे कितने रहेंगे, 90 और 90 थे अभी, एंड में मान लो ये 10 ही बचे, 10 कार्बन और 10 ऑक्सीजन। अब शुरुआत में रेट ज्यादा थे कि अभी रेट ज्यादा है, हाँ, क्योंकि 10 कार्बन 10 ऑक्सीजन, अब भिड़ने के लिए एक दूसरे को ढूंढना पड़ेगा ना इनको। पहले तो क्या थे, इतनी सारी भीड़ थी कि फटाफट फटाफट रिएक्शन हो रही थी, और अब क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम, मॉलिक्यूल्स कम हुए हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, अभी वही लिखा था वहां पे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट। जितने रिएक्टेंट ज्यादा होंगे उतनी रिएक्शन जल्दी होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी, कम। क्या मैं कह सकता हूं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होती जाएगी। पहले 1 सेकंड में 10 CO2 मिल गए थे, फिर थोड़े कम, फिर थोड़े कम, फिर थोड़े कम, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, स्लो होता जाएगा काम, ये पक्का है। और जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रही है, अच्छा फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होने का कारण क्या है, कंबाइन होके C और O2 की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम। वो जब ज्यादा भिड़ेंगे तब ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, वो भिड़ के खत्म हो रहे हैं ना बंदे, खुद ही खत्म हो रहे हैं, तो मतलब क्या है अपने पास, उनकी क्वांटिटी कम हो रही है, तो भिड़ने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ये थी फॉरवर्ड रिएक्शन की बात। हाँ, जैसे जैसे CO2 बनता जा रहा है, वापिस सुनो, जैसे जैसे CO2 बनता जा रहा है, तो CO2 के पहले कितने मॉलिक्यूल थे, 0, 10 बने, 20 बने, 30 बने। क्या बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे फास्ट होनी शुरू नहीं होगी, 1 CO2 बना, 10 CO2 बने, 20 CO2 बने, अब 20 में से तो एक आधा टूटेगा ना, टूट के वापस क्या बन जाएगा, C और O2, और ये दोनों काम एक साथ हो रहे। अब तुम ऐसे समझना, फॉरवर्ड रिएक्शन पहले बहुत फास्ट थी, ठीक है ना, एक ग्राफ समझना इसको ऐसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पे है, ये ग्राफ लाइन है ना, स्पीड की लाइन है, 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 100 की स्पीड है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पे थी, पहले बैकवर्ड रिएक्शन 0 पे थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, फॉरवर्ड वाले के लिए मॉलिक्यूल क्या होते जा रहे हैं, कम, तो उसकी रिएक्शन की रेट स्लो होती जा रही है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, बैकवर्ड के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, CO2 तो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए तो वो रिएक्टेंट है ना, तो उसके लिए वो रिएक्टेंट है, उसके रिएक्टेंट क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एकदम क्या हो जाएंगे, और इस स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और इसमें अपन क्या कहेंगे, रिएक्शन रुक गई है, पर क्या एक्चुअल में रिएक्शन रुकी है, एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रही है और फॉरवर्ड भी हो रही है, और दोनों की रेट क्या हो गई है, बराबर। अपन को कोई चेंज, पर अंदर कोई लगातार चेंज, इसलिए अपन कहेंगे इक्विलिब्रियम इज नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ये वर्ड सिखाना था बस। इक्विलिब्रियम कैसा प्रोसेस है, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब अंदर अपन बोल रहे रिएक्शन खत्म हो गई है, पर अंदर क्या मॉलिक्यूल लगातार लड़ नहीं रहे, वो उसमें टूट रहा है और वो वापस उसमें टूट रहा है, और दोनों की रेट क्या हो गई है, सेम हो गई। रेट सेम होने के कारण बड़े लेवल पे देखोगे ना, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो तुमको लगेगा कुछ चेंज अंदर नहीं हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल्स लगातार अपनी एनर्जीज क्या कर रहे हैं, चेंज। क्या इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा आइडिया लगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट होती क्या है? कोई रिएक्शन अब बोलोगे खत्म हुई है, रिएक्शन खत्म नहीं होती है, रिएक्शन किस स्टेट में आती है, ये इंट्रोडक्शन चाहिए था बस। कैमरे में मैं नहीं आया, हाँ कोई बात नहीं, आवाज तो आई है ना। इक्विलिब्रियम कैसा प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। अपन किसी रिएक्शन को खत्म होने के लिए ऐसा नहीं कहेंगे रिएक्शन में मॉलिक्यूल सब रुक गए होंगे, क्या रुकते हैं क्या मॉलिक्यूल? रिएक्शन में फॉरवर्ड हो रही होगी अंदर ही, और अंदर ही क्या होगी, और दोनों की रेट क्या हो गई होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे टफ क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे टफ क्वेश्चन, सोच के आंसर देना, बिना सोचे दोगे एक भी सही नहीं दे पाएगा, गारंटी मेरी, ठीक है ना। सोच के आंसर देना, मैं क्वेश्चन बार बार रिपीट भी कर लूंगा। अब सुनना क्वेश्चन क्या है, जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी,
तब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बराबर होंगे। ट्रू या फॉल्स? सोचना, बोला सोचना, सोचने के लिए बोल रहा हूं, इसका मतलब समझना ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, सुनना, एक नया एग्जांपल लेके इसको इजीली समझ पाओगे। ए से बी बन रहा है मान लो, और बी से वापस क्या करना है ए। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और ये क्या होगी, इसके मॉलिक्यूल शुरू में 1000 लिए थे, कितने लिए थे? तो 1000 वाले फॉरवर्ड वाले पहले शुरू होंगे, बी दबा दब बनना शुरू होगा, ठीक है। बी पहले बहुत सारे बन जाएंगे एक साथ, फिर धीरे कम होते जाएंगे, और बी से वापस क्या बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बैकवर्ड पॉसिबल है तो बैकवर्ड भी होगी ना, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा होगा फॉरवर्ड वाली क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है रेट, और बैकवर्ड वाली रेट बढ़ती जा रही है, दोनों की रेट क्या हो जाएगी, सेम। अब मैं बोल दूंगा इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। कौन सी स्टेट आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में तुमको चेंज होता हुआ कुछ दिखेगा, जितने ये टूट रहे हैं, जितने ये बन रहे हैं, उतने वापस ये भी बन रहे हैं। इसको इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं क्या है? द बेस्ट एग्जांपल विल बी, ए को मान लो रेड कलर का कोई गैस है, ए गैस है जिसका कलर क्या है, रेड। बी को मान लो ग्रीन कलर की गैस है। कैसी कलर की गैस है? ग्रीन। तो टाइम इक्वल टू 0 में कौन सा कलर दिखेगा? रेड। ओनली ये है ना, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल होंगे उस टाइम, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रीन बनता जाएगा, और ग्रीन वाले बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो कहेंगे हम भी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो रहे हैं, रेड में। तो जैसे जैसे सबसे पहले पूरा पूरा रेड है, सब कुछ रेड है ना, रेड से क्या होता जा रहा है, थोड़ा बहुत कलर क्या होता जा रहा है, ग्रीन, मतलब बी बनता जा रहा है, बराबर, ठीक है। और बी से कुछ मॉलिक्यूल वापस किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, रेड। रेड से ग्रीन होने की स्पीड बहुत फास्ट होगी शुरू में, फिर धीरे धीरे रेड से ग्रीन होने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम, और ग्रीन से रेड होने की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बोल रहे हम रेड से ग्रीन हो रहे इतने मॉलिक्यूल, और ग्रीन बोलेंगे हम भी ग्रीन से क्या हो रहे रेड इतने ही मॉलिक्यूल, और उस टाइम क्या हो जाएगा, अपन को बाहर से कोई चेंज नहीं। तो शुरुआत में क्या लग रहा था, रेड से लगातार क्या होता जा रहा है, ग्रीन, और बाहर से क्या दिखेगा, रेड और ग्रीन एकदम क्या हो गए, बराबर नहीं हुए, रुक गए। अब कोई चेंजेस, पर अंदर लगातार चेंज हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये था, जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, ए और बी क्या हो जाएंगे, ए और बी रुक जाएंगे एक तरह से, बाहर से ऐसा क्या लगेगा, रुक गए। उस टाइम क्या ए और बी बराबर होंगे? मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, उस टाइम क्या ए और बी की क्वांटिटी बराबर होगी? मैंने ये कितने लिए थे, 1000। इक्विलिब्रियम के यार 500 या 500 बराबर होंगे क्या? ये भी 500 होंगे, वो भी 500 होंगे क्या? हाँ चलता रहेगा, सही बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक 900 हो बी और वो 100 ही हो? तो क्या होगा फिर, तुम बताओ क्या हो सकता है? बराबर बराबर होंगे, ये भी 500 होंगे, वो भी क्या होंगे? क्या ऐसा? तो तुम्हारे कहने का मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम जब आएगा तो दोनों साइड के मॉलिक्यूल बराबर होने चाहिए। एक अजय ने पहले आंसर दिया था, क्या बोला था तूने? हाँ क्या जैसे? वेरी गुड। मेरी बात सुनो, चीज वो एग्जिस्ट करेगी ज्यादा जो स्टेबल क्या है, ज्यादा, जो स्टेबल क्या है, ज्यादा। मान लो, अच्छा रिएक्शन पता फास्ट कौन सी होती है? जिसका मॉलिक्यूल अनस्टेबल ज्यादा हो। वेरी गुड। रिएक्शन फास्ट कौन सी होगी? जिसमें मॉलिक्यूल अनस्टेबल वाला ज्यादा हो, ठीक है। और स्टेबल वाला होगा उसकी रिएक्शन क्या होगी, स्लो। ये बात समझ में आ रही है? इनमें से मान लो बी वाला स्टेबल है, और अब स्टेट सुनना, जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी, जब कौन सी स्टेट आएगी, इक्विलिब्रियम की, तो मैं कह रहा हूं ऐसा भी हो सकता है कि 10 ए से बी बन रहे हैं और 10 ही क्या हो रहे हैं, बी से ए बन रहे हैं। जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी ऐसा भी हो सकता है कि 10 मॉलिक्यूल ही, कितने 1000 में से कितने, सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ए से क्या बन रहे हैं, बी, और 10 मॉलिक्यूल बी से क्या बन रहे हैं, ए। और उस टाइम पता है ये 10 ही बन रहे होंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, तो ये बहुत कम क्वांटिटी में बचेंगी और वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो स्टेबल चीज है।
स्टेबल चीजें तो बहुत सारों में से कुछ ही कन्वर्ट होना चाहिए, जो कितने हो रहे हैं 10, और ये अनस्टेबल चीज है, हाँ ये सभी कन्वर्ट होना चाहिए। तो जिस टाइम इक्विलिब्रियम आएगा उस टाइम मैं कह सकता हूं कि ये 990 मॉलिक्यूल पड़े होंगे, सॉरी ये नहीं, ये 10 होंगे, ये सिर्फ 10 मॉलिक्यूल पड़े होंगे, और ये कितने पड़े होंगे 990। क्या ऐसी क्वांटिटी हो सकती है? 500 वाली बात हुई क्या यहाँ पे? क्या ये चीज समझ में आई? ये थोड़ी टफ थी कि भाई इक्विलिब्रियम के अंदर मॉलिक्यूल्स बराबर हो ऐसा जरूरी, डिपेंड करता है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। जो बहुत कम स्टेबल है उसके मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे, कम स्टेबल है तो फटाफट कन्वर्ट हो जाएंगे, 20 में से 10 कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये 990 में से 10 कन्वर्ट होंगे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वो क्या है बहुत ज्यादा स्टेबल। और तुमको बाहर से चेंज क्या दिखेगा? कुछ नहीं, 10 रेड से ग्रीन और 10 ग्रीन से रेड, ओवरऑल चेंज कलर क्या रहा? सेम। तो अपन क्या कहेंगे? रिएक्शन रुक गई है। नहीं, रिएक्शन में क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम आ गया है। और इक्विलिब्रियम के टाइम, दूसरी चीज यही बतानी थी, इक्विलिब्रियम के टाइम दोनों साइड के मॉलिक्यूल बराबर हो ऐसा जरूरी, डिपेंड करता है कौन, अगर दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है कि ए भी उतना ही स्टेबल है जितना बी है, तो 500 और 500 ही होंगे, क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? बराबर। जो अनस्टेबल चीज है उसके क्वांटिटी में से ज्यादा परसेंटेज कन्वर्जन हो रहे होंगे, जो स्टेबल चीज है उसकी क्वांटिटी में से कम परसेंटेज कन्वर्जन हो रहे होंगे। क्या आप समझ में आ गई इक्विलिब्रियम की बातें? तो कोई रिएक्शन कभी खत्म होती है क्या? रिएक्शन किस स्टेट में पहुंचती है? और इक्विलिब्रियम में टाइम दोनों साइड बराबर होता है क्या मामला? बुक पढ़ी होगी विच इज प्रैक्टिकल की, ले जाना, आजा आजा कोई नहीं। अब बात समझ में आ गई तुमको? ये था इंट्रोडक्शन इक्विलिब्रियम का। अब 2 ग्राफ देखने हैं, बस टाइम 15 मिनट पड़ा है, 2 ग्राफ देखने बढ़िया। सुनो, अब सबसे पहला ग्राफ बना रहे अपन कंसंट्रेशन या क्वांटिटी बोल दो विथ टाइम का। जैसे सुनो, अपनी रिएक्शन जैसे ये थी, C+O2 से क्या बन रहा है, और इक्विलिब्रियम को ऐसे डिनोट किया जाता है, हाफ एरो इधर हाफ एरो इधर, फॉरवर्ड भी हो रहा है बैकवर्ड भी हो रहा है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? सेम। रेट सेम होने से क्वांटिटी सेम होती है क्या? अब क्लियर सा मामला? वेरी गुड। ये कॉलेज के एंडिंग तक बच्चों को क्लियर नहीं होता है, मेरे को नहीं हुआ था मतलब मैंने पढ़ाना शुरू किया उसके बाद हुआ मेरे को क्लियर। ये होता है इक्विलिब्रियम सही में। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, मेरे 2 क्वेश्चन के आंसर आ गए होंगे तुम्हारे पे, कि रिएक्शन खत्म नहीं होती, रिएक्शन किस में आती है, और दूसरा कि इक्विलिब्रियम स्टेट आने पे दोनों साइड के मॉलिक्यूल बराबर होते हैं क्या? नहीं, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी, है ना, बराबर नहीं होंगे। वो ऐसा होगा, रेट बराबर होगी कि ये इसके कन्वर्जन और इसके कन्वर्जन क्या हो रहे होंगे? सेम। इसके 10 मॉलिक्यूल टूटे तो उसके 10 मॉलिक्यूल वापस बने होंगे। रेट बराबर होगी, क्वांटिटी बराबर राशि का। समझ में आया? ठीक है, अब सुनो आगे। अब मान लो कंसंट्रेशन क्वांटिटी की बात कर रहा हूं ना, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी टाइम 0 होगा, टाइम 0 ये, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है रिएक्शन आगे बढ़ती जा रही है। रिएक्शन की स्टार्ट में क्वांटिटी किसकी ज्यादा होगी? इस साइड की उस साइड की? पता है ना, इसकी क्वांटिटी होगी मैक्सिमम, कार्बन की मान लो ये, और ऑक्सीजन की मान लो ये है, कुछ भी है ना, मैक्सिमम अपने वाले में। और CO2 की क्वांटिटी कितनी होगी? 0। और जैसे जैसे रिएक्शन चल रही है वैसे वैसे CO2 और कार्बन क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। ऑक्सीजन में क्या होता रहेगा? क्या ग्राफ समझ में आ रहा है? देखो क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी मैक्सिमम थी, ये क्वांटिटी कम हो रही है कम हो रही है, देख रहे हो? टाइम बढ़ता जा रहा है ना, तो क्वांटिटी क्या होती जा रही है? कम। और ऑक्सीजन की देखो क्वांटिटी कम होती जा रही है, ये नीचे जा रहा हूं तो क्वांटिटी क्या हो रही है? कम। यहाँ 500 था, अभी 400 हो गया, मतलब 300, जो भी 490 हो गया, 480 हो गया, दिख रहा है? और CO2 में देखो 0 क्वांटिटी थी पहले, और क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। इस ग्राफ की एंडिंग अगर समझ गए तो तुमको पूरा ग्राफ समझ में आ जाएगा। क्वांटिटी कम होती जाएगी, क्या कम होगा कि 0 हो जाएगा क्या? CO2 कार्बन 0 नहीं होगा, पर ऐसा होगा कि कांस्टेंट हो जाएगा एक टाइम पे। ऐसे कांस्टेंट क्यों हुआ पता चला? जहां पे कांस्टेंट हुआ ना जिस टाइम पे, हाँ, यहां इक्विलिब्रियम रीच्ड। कांस्टेंट क्यों हुआ पता चल रहा है कि फॉरवर्ड वाली और बैकवर्ड वाली की रेट क्या हो गई है? सेम हो। O2 में क्या हो गया यहां पे आके? कांस्टेंट। और सेम टाइम ये बढ़ के भाई इससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा, इससे ज्यादा अब
नहीं बढ़ पा रहा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वापस समझाऊं? हाँ, कौन सा? ये CO2 वाला डिपेंड करता है आपने ये और ये कितने लिए, 1000 लिए, 2000 लिए, बहुत ज्यादा लिए तो ऊपर जाके फिर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट तो होगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी ही आएगी। क्वांटिटी बहुत सारी लेगा तो बहुत ज्यादा बन के फिर कांस्टेंट होगा, उस रेशियो में होगा। लेकिन क्या ये बात समझ में आई? पहला ग्राफ समझ में आया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का? ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है जो मैक्सिमम से लो आके, कभी भी इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले बच्चे ये समझते हैं कि रिएक्टेंट 0 हो जाता है और प्रोडक्ट मैक्स हो जाता है। क्या ऐसा होता है? रिएक्टेंट 0, वो रिएक्शन बैकवर्ड, हर रिएक्शन दुनिया में कुछ ना कुछ अमाउंट में रिवर्सिबल होती है। कुछ ना कुछ अमाउंट में मतलब कोई रिएक्शन ऐसी है ना जिसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबल चीज है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल चीज है, तो फटाफट उसमें कन्वर्ट होगी स्टेबल में। और स्टेबल वाले जब करोड़, 2 करोड़, 1 लाख करोड़ इतने सारे हो जाएंगे ना, उसमें से एक आधा मॉलिक्यूल तो पीछे जाएगा। तो कुछ ना कुछ अमाउंट में रिवर्सिबल होती। अच्छा, पता है क्यों रिवर्सिबल जाएगा वो? क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल थे। तुम सोचो मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 1 मोल भी कितना होता है? 10⁻23 होता है। ठीक है ना? मॉलिक्यूल वापस पीछे क्यों आ रहा था? CO2 तो बहुत स्टेबल होती है ना, वापस पीछे क्यों आएगी? इसका कारण सुनना, CO2 के जितने भी मॉलिक्यूल्स है क्या सब एक ही कंडीशन में है? कोई दीवार से भिड़ रहा होगा, कोई कार्बन से भिड़ रहा होगा, कोई 10 कार्बन के आसपास होगा। कितने मॉलिक्यूल्स है? 10⁻23 1 मोल में है। सिर्फ 44 ग्राम CO2 में इतने हैं। 10⁻23 करोड़ वगैरह, करोड़ 10 करोड़ 10⁹ होता है बस। बोल प्रैक्टिकल से पहले, प्रैक्टिकल से पहले या प्रैक्टिकल के जस्ट बाद, एग्जैक्ट स्कूल में ही। हाँ हो जाएगा पक्का। गेट बंद करना प्लीज। हाँ बंद करो स्कूल। हाँ सुनो, वापस सुनना। 10⁻23 मॉलिक्यूल्स तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी? वो कितनी भीड़ होगी, है ना? इतनी सारी भीड़ में से क्या एक आधा मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा जिसको टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा? कि उसके, और टेम्परेचर मिलने का कारण क्या होगा? उससे लगातार आसपास 100 मॉलिक्यूल भिड़ गए एक साथ। ऐसा हो सकता है ना? इतनों में से क्या इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? इतनों में से इसकी प्रोबेबिलिटी का चांस भी कितना है? 0.0000000000001% भी कर लोगे ना तो भी लाखों मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी ले रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। ये कितने लिए मैंने? कुछ होंगे 10⁻13 12 जो भी होंगे ना, 13 30 का है। लाखों मॉलिक्यूल तो, करोड़ों मॉलिक्यूल तो भी हो जाएंगे कि करोड़ों मॉलिक्यूल उस पॉसिबिलिटी में आ गए। इसलिए रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल। अब मेरे को एक चीज बताओ, तुम मान लो दुनिया में सब इंसान अच्छे हैं, ठीक है, सब इंसान अच्छे, क्या सब एक ही कंडीशन में? कंडीशन चेंज होगी तो इंसान में भी क्या आएंगे? चेंज। अब इंसानों की क्वांटिटी, अब एकदम मान लो एकदम बढ़िया से बढ़िया इंसान या एकदम घटिया से घटिया इंसान तुम अपने दिमाग में मान लो कि भाई ऐसा इंसान हो सकता है क्या? उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी जब इंसानों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात? 1 लाख इंसानों में से देखो तो भले कितने मिलेंगे? 10 लाख में से देखो तो 100 मिल जाएंगे ना। तो समझ रहे हो बैकवर्ड रिएक्शन क्यों हो रही है? वो तो बहुत स्टेबल है ना। क्यों हो रही है? क्योंकि सारे CO2 क्या एक ही कंडीशन में है, और CO2 भी बहुत 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 ज्यादा है। इतने सारे CO2 में से कुछ CO2 तो ऐसे होंगे जो ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे कि वापस बेचारे को क्या करना पड़ रहा है? टूटना पड़ रहा है। आ रही बात समझ में? इसलिए रिएक्शन क्या होती है? कुछ अमाउंट में रिवर्सिबल या बैकवर्ड जाती है, क्योंकि तुमने क्वांटिटी जो ली है ना, तुम मॉलिक्यूल तो अभी देख नहीं पाए, इतने छोटे होते वो, तो क्वांटिटी कितनी होगी वो, उसमें से कुछ अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा पीछे, और इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। रिवर्सिबल वाली पार्ट नहीं होती ना तो इक्विलिब्रियम आता भी नहीं कभी, फिर खत्म वाली बात करना पड़ता, और खत्म नहीं होती है, इक्विलिब्रियम आता है। ओके, क्या ये ग्राफ समझ में आया? कि रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होके कांस्टेंट हो जाती है, प्रोडक्ट की बढ़ के क्या हो जाती है? कांस्टेंट। जीरो नहीं होगा रिएक्टेंट। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? एक ग्राफ क्लियर। दूसरा ग्राफ बोलो। हाँ, इरिवर्सिबल
एक भी नहीं होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट में रिवर्सिबल होगा, बहुत कम अमाउंट जिसको अपन नेग्लेक्ट कर लेते हैं, फिर अपन बोलते थे इरिवर्सिबल है। और एक बात सुनो, इक्विलिब्रियम पहली बार पढ़ रहे हो ना, समझने में सबसे टफेस्ट चैप्टर ये है, पहली क्लास समझने में भी, समझने में सबसे टफेस्ट चैप्टर ये है इक्विलिब्रियम समझने में। ओके, तो आज पहली क्लास है ना, खुद के दिमाग में लोड मत डालना, जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे ना, पहले से बता के रख लेता हूं, मुझे पता है ये दिमाग में आएगी चीजें। ओके, जिसको जितना समझ में आया अगली क्लास में उससे बेटर होता जाएगा। और मेरे ख्याल से अच्छा खासा आया है, जैसे शक्लें है अच्छे खासे लोगों को आया है, प्रोबेबिलिटी इसमें भी देखनी पड़ती है मेरे को भी, सबको तो आ नहीं सकता ना, इसमें से एक आधे को आएगा। इक्विलिब्रियम में आता है, क्लास में भी इक्विलिब्रियम आता है। ओके, हर जगह इक्विलिब्रियम आता है कि भाई हाँ ये स्टेट होगी अब बराबर। जब इक्विलिब्रियम से ज्यादा पाप बढ़ जाता है ना, तब वो भगवान को वापस धरती पे आना पड़ता है। केमिस्ट्री लगी इसमें भी, और कृष्ण भगवान का डायलॉग नहीं है कि धरती पर पाप ज्यादा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम से ऊपर हो जाएगा अगर, तब धरती पे आना ही पड़ेगा, तब मैं वो यहाँ पे वो क्या रूप लूंगा। चलो आगे बढ़ते, दूसरा ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। अच्छा मेरे को बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट पहले मैक्सिमम होगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम, ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात है। और बैकवर्ड की पहले जीरो होगी और बैकवर्ड वाले मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे तो उसकी रेट भी क्या हो जाएगी, और एक टाइम पे दोनों रेट क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन में मिलेगा। रेट मतलब स्पीड, पहले 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी फॉरवर्ड वाली, और इसकी 0 की स्पीड से चल रही थी। जैसे जैसे उसके बंदे कम होते गए, 90 80 70 50 40 30 हैं, इसके बंदे बहुत कम हो गए तो बेचारा 10 की स्पीड पे आ गया। इसके बंदे इतने सारे बढ़ गए, तो इसके इतने सारे बंदे बढ़ने के कारण कुछ तो ऐसे बंदे होंगे जो वापस कहां जा रहे होंगे, बैकवर्ड, ऐसी कंडीशन में आए होंगे, तो इसकी स्पीड भी क्या हो गई है 10, और दोनों 10 की स्पीड में क्या हो गए, मैच। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। और रेट बराबर हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। आ रही है बात समझ में, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी, क्वांटिटी, जो भी हो। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये था। कट।